पूजा सरोज जी, माननीय, आप बोलेंगे? माननीय गुलाब देवी जी, माननीय मंत्री जी। टाइट होकर बोलेंगे आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विधानसभा में पूरा एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने के लिए मैं सबसे पहले नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की करोड़ों बहनों को और सदन में चुनकर आई अपनी महिला सदस्यों को तथा आपका आभार व्यक्त करती हूँ। महिलाओं और बालकों के चतुर्मुख विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प होकर कार्य कर रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तथा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि हमारी सरकार तो स्वावलंबी बना ही रही है, लेकिन विधाता के विधान में भी महिलाओं के लिए शक्तिशाली बनाया गया, क्योंकि ईश्वर ने अपने विधान में महिलाओं को कहीं पीछे नहीं छोड़ा। अगर शक्ति दी तो दुर्गा माता को दी, यदि लक्ष्मी दी, धन दिया तो लक्ष्मी माता को दिया। अध्यक्ष जी, यदि रसद का विभाग दिया तो अन्नपूर्णा माता के लिए दिया, और ज्ञान दिया तो सरस्वती माता के लिए दिया। धन्यवाद। उन्होंने धैर्य दिया तो धरती माता के लिए दिया, धर्मपरायणता दी तो सीता माता के लिए दी, और प्रेम दिया तो राधा जी के लिए दिया। इसी प्रकार से मान्यवर, मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां एक और महिला हंसवादिनी है, वही महिला सिंह वाहिनी भी है। ये अधिकार महिला को ही मिला। आज तक किसी के लिए सिंह पर सवारी करने का अधिकार महिला के अलावा विधाता ने किसी को नहीं दिया। तो महिला कमजोर कहाँ है? कमजोर तो ये इधर उधर के वातावरण ने कर रखा है, जैसे हमारा ही थोड़ा मनोबल गिर रहा है। हमारे भाई सामने नहीं है हमारे। आज महिलाओं का, चूंकि यहाँ पर सारा समय महिलाओं के लिए दिया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम सामने बैठे हुए हमारे भाई गिने चुने, ये महिलाओं का एक उनके हृदय में सम्मान की बात है। नहीं, सामने देखने, पीछे हम नहीं मुड़ के देखते, सामने देखते। अध्यक्ष जी, गौ माता, भारत माता, गायत्री माता, इस सब के लिए अधिकार मिला है। गंगा माता के लिए पवित्रता का अधिकार दे दिया, गौ माता के लिए इस जीवन की नैया को पार करने का अधिकार दे दिया। तो सारा अधिकार हमारी महिलाओं को विधाता ने दिया है, और उसी का अनुकरण करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात उठाई है। और इसी आधार पर उन्होंने जो व्यवस्था की है माननीय, 2017 से पहले क्या स्थिति थी महिलाओं की, मैं उस पर जाना नहीं चाहती, लेकिन जो दुर्दशा थी उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि महिलाएं घर से बाहर निकलने में झिझकती थी, लेकिन आज महिलाओं के लिए स्वावलंबी बनाया जा रहा है। शुरुआत की जा रही है स्वावलंबी बनने की, आत्मनिर्भर बनने की। उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाया जा रहा है। आंगनबाड़ियों के माध्यम से मान्यवर, आंगनबाड़ियों के माध्यम से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, उनके लिए आगे लाया जा रहा है मान्यवर। गांव में सहायता समूह के माध्यम से लाया जा रहा है, आशा बहनों के माध्यम से उनके लिए आगे लाया जा रहा है, और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है। मान्यवर, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, तब से हमारे गांव गांव में महिलाएं हमारी आर्थिक स्थिति से मजबूत होती चली जा रही हैं। मान्यवर, बालिकाओं के प्रति समाज की सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की।
जिसके अंतर्गत 6 चरणों में बालिकाओं को 15,000 रुपए की सहायता दी जाती है और इस तरह से 13 लाख बेटियों के लिए लाभ दिया जा रहा है। प्रदेश में पहले निराश्रित महिलाओं को मात्र 300 रुपए पेंशन दी जाती थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है और इस समय 31,50,000 से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति है कि देश की महिलाएं सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बने। महिलाओं को रोजगार से जोड़ते हुए 66 लाख ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिसमें मान्यवर 6,34,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 31,601 ग्राम संगठनों एवं 1,735 संकुल स्तरीय संघों को जोड़ते हुए महिलाएं हमारे सहायता समूह में काम कर रही हैं। इसके आगे मान्यवर 1840 दुकानें ऐसी हैं राशन से संबंधित, जहां पर हमारी महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ सारी सामानें, सारी वस्तुएं जो हैं वो दुकानों पर जा रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। मान्यवर राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत प्रत्येक आंगनबाड़ी पर 1,77,00,000 बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार वितरित किया जा रहा है। हमारी सरकार के द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए प्रति जोड़े के हिसाब से दे रही है, जिससे गरीब कन्याओं की शादी हो रही है और अब तक 1,91,000 से अधिक जोड़ों का विवाह हो चुका है। मान्यवर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ योजना के अंतर्गत जननी व उसके बच्चे की देखभाल के लिए 6,000 रुपए प्रति लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है। सरकार ने महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए प्रदेश के सभी थानों में शक्ति मोबाइल का गठन किया है। मान्यवर महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश में जनपदों की दूरस्थ तहसीलों में 61 महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी, परामर्श केंद्र, महिला थाना का गठन किया गया है और महिला एवं बाल अपराधों पर हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। महिलाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए, बालिकाओं की आत्मरक्षा के लिए जूडो, कराटे आदि के प्रशिक्षण के साथ भी इनको जागरूक किया जा रहा है। मान्यवर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अब तक 45 लाख महिलाओं को आवास मिला है, जो रात भर जागती थी जब बरसात होती थी कि बच्चों के लिए हम कहां पर सुलाएं और कहां अपना सामान रखें। ऐसी 45 लाख महिलाओं को आवास दिया गया है। 2,61,00,000 शौचालय बनाए गए हैं जो महिलाओं के अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं। अब देखिए 1,67,00,000 उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। 2 लाख से अधिक रेहड़ी से हम ये खोमचा, ठेले इत्यादि जो महिलाएं अपने काम करते थे उनके लिए मजबूत बनाया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, आज महिलाओं के लिए एक दिन का समय निर्धारित किया गया है। ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि हमारी महिलाओं के लिए स्थान दिया गया है और दिया भी क्यों नहीं जाए। ये वो महिला हैं जिन्होंने राम और कृष्ण को जन्म दिया। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए जन्म दिया, जिन्होंने महाना जैसे सपूत को जन्म दिया, जिन्होंने खन्ना जी जैसे सपूत को जन्म दिया। और यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, जितने हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उस माता के चरणों में प्रणाम करते हैं जो आप जैसे सपूतों के लिए जन्म दिया, जो इस पवित्र मंदिर में आप बैठे हुए हैं। ऐसी महिलाओं के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है। मान्यवर मैं ये कहना चाहूंगी कि इन परिस्थितियों में सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, आज मैं प्रदेश की समस्त बहनों के लिए आह्वान करती हूँ और उन्हें ये बताना चाहती हूँ, प्रदेश में जितनी हमारी बहनें सुन रही हो, जितनी हमारी बालिकाएं सुन रही हो, कन्याएं हमारी सुन रही हो, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन में 3 चीजें याद रखें। पहली चीज तो यह है कि अपने जीवन में कभी भी दिखावट नहीं होनी चाहिए। जिसके जीवन में दिखावट होती है उसके लिए बनावट करनी पड़ती है, और जब बनावट करनी पड़ती है तो उसमें गिरावट आती है।
और जब व्यक्ति के जीवन में गिरावट आ जाती है तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए मैं आप बहनों से कहना चाहूंगी, ये मैं उसमें ज्यादा यकीन नहीं रखती शेर व शायरी में। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहनों, तुम्हारे पास यदि कोई चीज है तुम्हें जीवित रखने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए, तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है और मर्यादा की एक रेखा है। ये जीवन में ध्यान रखना है हमारी बहनें, जो अपने धर्म का पालन करेंगी, जो मर्यादाओं की रेखा में रहेंगी, वही हमारी महिला सुरक्षित रहेगी। कोई भी अराजक तत्व, कोई भी आतंकवादी, कोई भी बुरी नजर रखने वाला आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। धर्म ही व्यक्ति के अस्तित्व की रक्षा करता है। धन्यवाद मंत्री। कोई भी हो, मैं ये कहना चाहूंगी, चूंकि समय कम है, अध्यक्ष जी का इशारा हो रहा है और मैं एक सुझाव और देना चाहूंगी। धन्यवाद, सबको अवसर मिलना चाहिए ना। अध्यक्ष जी एक मिनट प्लीज, क्योंकि सभी लोगों को, सभी मैं बहनों एक को सुझाव अवसर ही मिलना है। देना, बहुत देर से कम से कम आधा घंटा से बोल किसी को उम्मीद नहीं थी कि सब लोग इतना बोलेंगे। आपने समय निर्धारित हमारे लिए किया है। लोग कह रहे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी, चलिए लास्ट 1 मिनट। जो अपराधी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी, चूंकि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अपनी सुझाव दे सकती हैं, तो अपनी सुझाव दे रही हूँ मैं। जो अपराधी, महिला अपराधी, बालिका अपराधी और अबोध बच्चों के ऊपर अत्याचार करने वाला अपराधी यदि अध्यक्ष जी मौके पर पकड़ा जाए, तो मैं समझती हूँ कि नियमों की ज्यादा कठोरता नहीं होनी चाहिए, उसमें शिथिलता बरत के उसको तुरंत तत्काल कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय अध्यक्ष जी आपके लिए और सभी सदन का आभार व्यक्त करती हुई मैं अपनी बात के लिए विराम बोलिए सैदा जी। एक मिनट और कहना चाहूंगे अध्यक्ष जी, हो गया धन्यवाद देने के बाद। धन्यवाद पहले देंगे, फिर 1 की मिनट। बात तो हो गई अध्यक्ष जी, मैं ये कहना जरूर समझती हूँ, मेरे दिमाग में आई, ये बहुत जरूरी बात है, आपको याद रहेगी। वो तो आती रहेगी शाम तक कोई ना कोई बात। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ जितने भाई मेरे राजनीति में हैं, जहाँ महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, वहाँ उनको अपना समय देने की भी बात करिए। आप सारी सुविधाएं तो देते हैं, सारी संपन्नताएं देते हैं, लेकिन अपनी महिलाओं के लिए, अपनी पत्नियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना समय देते हैं? एक समय ही उनका है, उसको मत छीनिए। ये मैं कहती हूँ, अपनी बात के लिए विराम देती हूँ। धन्यवाद सईदा खातून जी, आप 5 मिनट में समाप्त करिए। 5 मिनट में सबको देंगे तभी हो पाएगा। हाँ शुरू, प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय जी बताइए। आपसे कहना चाहती हूँ कि आज महिला सशक्तिकरण पे आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी जैसी एक लड़की को तमाम लोगों को दरकिनार करके मुझे टिकट देकर यहाँ पे भेजने का काम किया। और मैं कहना चाहती हूँ, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिसे वो सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। ये वही तरीका जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं में पूरा कर सकें। भले ही आज के समाज में कोई भारतीय महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हूँ, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा और आजादी पूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी असहयोग महसूस करती हूँ। मैं अपने यहाँ की कुछ समस्याएं हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। अभी जो हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है देश में, हमारा ही देश है जिसमें महिलाओं को, बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है और पूजा जाता है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि ये जो अत्याचार हो रहा है, जैसे चित्रकूट, कुर्ती, कोतवाली क्षेत्र में दलित युवती के साथ रेप और झाड़ फूंक के बहाने दलित युवती से रेप किया, और बलिया में 18 साल की दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, लखीमपुर खीरी के दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार,
फतेहपुर में नाबालिग दलित लड़की के साथ पीड़िता को जहर देकर जान दे दिया, जहर खाकर जान दे दिया। मथुरा में दलित महिला से गैंगरेप, पीलीभीत में दुष्कर्म के बाद दलित युवती को जिंदा जला दिया गया। डुमरियागंज क्षेत्र में बाढ़ की समस्या काफी है। मैं जिस गांव से आती हूं, जिस ग्राम सभा से आती हूं, हमारे बगल में नदी है और हमारे पूरे क्षेत्र में चारों तरफ से नदियां हैं। मैं सरकार से चाहती हूं कि हमारे यहाँ पुल और जो नदी के किनारे जो कटान होती है उसकी व्यवस्था की जाए। और हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर में जो मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सकों, प्रोफेसर और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है, उसको भी पूरा किया जाए। डुमरियागंज क्षेत्र में जर्जर तारों का बदलना, आज 50 साल का तार हमारे क्षेत्र में लगा हुआ है, बहुत जर्जर तार है। और ट्रांसफार्मर जहां 200 लोग कनेक्शन लिए हुए हैं, पैसा दे रहे हैं सरकार को, लेकिन वहां 60 kV का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई बजट नहीं आया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं सरकार से कि ये सारी समस्याएं हमारी हैं और इस समस्याओं का समाधान किया जाए। और डुमरियागंज क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटेरा में डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं। निर्माणाधीन कोविड वार्ड के निर्माण में अनियमितता, मानक के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। मैं एक दिन वहां पे गई थी देखने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहां ना तो डॉक्टर मिला और छोटे स्टाफ 1-2 लोग बैठे हुए थे। और जो कोविड रूम बन रहा था वो 100 मीटर से बन रहा था, वहां ना कोई खंभा था, ऊपर से वहां पे गाड़ दिया गया था लोहे की जो साल लगती है, इस तरह का काम होता है। और हमारे यहाँ जो पानी की टंकियां लग रही हैं, जितनी भी टंकियां लग रही हैं, हम लोगों ने जब जिले में हमारी बैठक हुई थी तो वहां पर भी मैंने आवाज उठाई थी, कोई सक्सेसफुल नहीं है, हमेशा वो पानी गिरता रहता है और कहीं भी कोई सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि इसके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए और इसका पता लगा लिया जाए कि हमारे यहाँ डुमरियागंज क्षेत्र या जिले में हमारे कोई भी टंकी सक्सेसफुल नहीं है, पानी नहीं आता। यहाँ की हमारा डुमरियागंज नगर पंचायत है, टंकी बनकर खड़ी है लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं हुई है। और हमारे यहाँ वासा दरगाह फतेहपुर में एक पुल जर्जर गिर चुका, जिससे आने जाने वालों के लिए समस्या होती है। नहर पे वो पुल बना हुआ है, तमाम वहाँ समस्याएं आती हैं। अपने क्षेत्र की समस्याएं लिख के दे दीजिए। और हमारे यहाँ जो इंटर कॉलेज में मानक बढ़ा दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं सरकार से चाहती हूँ कि मानक उतना ज्यादा रहेगा तो कोई आदमी स्कूल नहीं खोल पाएगा। इसलिए मैं सरकार से चाहती हूँ कि मानक को जितना था उतना किया जाए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार तमाम मदरसों का जांच करा रही है, कराए, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उस मदरसों से पढ़कर तमाम मौलवी मौलानाओं ने देश की आजादी में लाखों लोगों ने जान दी है, लाखों लोगों ने देश को आजाद कराने अपनी जान दी है। और उसी मदरसे से अभी इस साल 1200 बच्चों ने अपना नीट क्वालिफाई किया, जिसको सरकारी स्कूल मिल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, वो पढ़ेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। इसलिए मदरसों की देखरेख के लिए सरकार से मेरी आवाज है कि आप भी हमारी मदद करें। धन्यवाद। और हमारा मदरसा थैंक यू चंदे से चलता है, जो हम लोग 100 रुपए में 2.5% अपना ज़कात देते हैं, उसी से गांव का सारे मदरसा चलते हैं। जितने मदरसे हैं सब चंदे से चल रहे हैं। हमारे धान गेहूं जो पैदा होते हैं हम लोग उसमें देते हैं, उसी से चलता है। और मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के लिए आपने ये अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम लोग धन्यवाद, हो गया, शुक्रिया। विकास का काम करने के लिए क्षेत्र में विकास होना चाहिए। जब हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो लोग ये हवा बना देते हैं ये तो महिला है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करती हूँ कि महिलाओं का खास ध्यान दिया जाए। जहाँ भी महिलाएं अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं उनका सहयोग करें, ताकि हमको
मौका मिले काम करने का, हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे, पुरुषों से बढ़कर काम करेंगे। देश जब से आजाद हुआ पहली बार हम लोगों को महिला सशक्तिकरण में मौका दिया गया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए महिला सशक्तिकरण आइए आपने मुझे आप इधर आओ। अरे इतना अच्छा बोलिए, और नहीं बोलो, इधर आओ। अरे आओ इधर आओ, वो बाद में बोल और किसी को बोले। आइए जी जी, क्या मनोज जी? रोटी उनकी नहीं चल पाती है। आओ इधर आओ। अरे इधर आओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, महिलाएं अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आओ, अरे इधर आओ। रहेगा तो घर अरे इधर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिए एक मिनट, ये धन्यवाद कुछ देती कह रहे हैं मंजू जी। विधायकों के सम्मान में आपने भोजन दिया था। हमारे पत्रकारों के नहीं, उनके लिए भी है, मैं बोल कर आ गया हूँ पहले व्यवस्था से रहे। सम्मानित पत्रकार मित्रों को, क्योंकि सवेरे एकदम हौच पौच हो गया था, कुछ कंफ्यूजन हो उनके लिए। लेकिन पता ही नहीं चला सर, डॉक्टर मंजू सिवाज, पता नहीं चला बात। ये मंजू सिवाज बोल रही है। प्रदेश की महिला देश या प्रदेश की प्रगति में कितनी भागीदारी है, और महिला और पुरुष दो पंख के समान हैं। यदि एक पंख कमजोर रहेगा तो प्रदेश चल सकता है, उड़ नहीं सकता। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूं आदरणीय योगी जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, और सरकार यह भी मानती है कि महिलाओं के पक्ष में बदलाव करने की अगुवाई और बदलाव करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं की आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, मैं ये बताना चाहती हूँ सदन को कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिशन शक्ति के माध्यम से राज्य में महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था हो, महिलाओं के प्रति सरकार बहुत संवेदनशील है और निरंतर काम कर रही है। किसी भी महिला के लिए बहुत जरूरी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। कानून व्यवस्था यदि ठीक है तो महिलाएं निश्चिंत होकर, चाहे बच्चियां ट्यूशन के लिए जाएं, चाहे कामकाजी महिलाएं नौकरी के लिए जाएं, वो निश्चिंत होकर जा सकती हैं। अगर थोड़ा सा पहले हम चले जाएं तो महिलाएं और बच्चे, जो बेटियां होती थी, वो ट्यूशन भी नहीं जा पाती थी, नौकरी भी जाने में संकोच होता था। जरूर उनके साथ कोई ना कोई, उनका घर से कोई पुरुष उनके साथ उनको देखने के लिए या लाने ले जाने के लिए जाया करता था। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि आज महिलाएं, चाहे दिन का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे ट्यूशन जाना हो, चाहे नौकरी जाना हो, चाहे स्कूल जाना हो, वो दिन रात की शिफ्टों में दोनों में नौकरी भी कर रही हैं और पढ़ाई में भी बराबर जा रही हैं। साथ ही साथ सरकार ने महिलाओं के लिए जो पिंक थाने बनाए हैं, उसमें महिलाएं बेबाकी से अपनी बात महिला पुलिस अधिकारी से कह सकती हैं और अपनी समस्या का समाधान भी कर सकती हैं। साथ ही साथ हर थाने में महिलाओं के लिए एक पिंक कॉर्नर है, जहां पर एक महिला पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल से बात करके अपनी जो भी परेशानी है, चाहे पारिवारिक है चाहे सामाजिक है, उनको बता सकती है। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूं सरकार को कि जब महिलाएं नौकरी के लिए जाया करती थी, बाहर घूमती थी, किसी ना किसी काम से उन्हें जाना होता था, तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और सरकार ने इन्हीं महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स भी बनवाए। यदि कामकाजी महिला अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही है तो उस बच्चे को वहां बैठाकर वो फीडिंग भी करा सकती है और उन पिंक शौचालयों का प्रयोग भी कर सकती है। साथ ही साथ महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश बढ़ा है और जो वर्किंग प्लेसेस हैं उन पर क्रेच की जो सुविधा मिली है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। और खास तौर से यदि कोई बेटी या कोई महिला कमजोर है तो वो एक सशक्त प्रदेश नहीं बना सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है और 50% हम महिलाएं हैं। अगर हम महिलाएं ही कमजोर रह गई, हम बेटियां ही कमजोर रह गई, तो हम प्रदेश को कैसे मजबूत बनाएंगे। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो बिल्कुल मन से जुड़ी हुई योजना है पोषण की,
अगर एक गर्भावस्था में महिला पोषित है तो उसकी बेटी भी या बच्चा भी पोषित होगा। गर्भावस्था से ही महिला की देखभाल शुरू हो जाती है। पोषण के माध्यम से महिलाओं को हाई प्रोटीन पैकेट्स दिए जाते हैं, उनका चेकअप कराया जाता है। कन्या सुमंगला योजना के विभिन्न चरणों में उस महिलाओं को विभिन्न स्तरों पर लाभ दिया जाता है। सरकार एक बार में भी 15,000 रुपए दे सकती है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि उस महिला का रजिस्ट्रेशन हो, फिर उस महिला के टीके लगें, फिर उस महिला की हॉस्पिटल में डिलीवरी हो और फिर उसके बच्चे का भी टीकाकरण निश्चित समय पर हो जाए और जब वो बच्चा बड़ा हो तो एक निश्चित उसको धनराशि दे दी जाए। इस उद्देश्य से सरकार ये सुमंगला योजना चला रही है और जिसका महिलाएं लाभ भी उठा रही हैं। साथ ही साथ चाहे शहरी गरीब हों, चाहे हमारे कुछ गांव के बच्चे हों, क्योंकि आज भी हम उत्तर प्रदेश में अगर नजर डालें तो हम 70% उत्तर प्रदेश वाले गांवों में ही बसते हैं और गांव की बेटियों के लिए, उनके पोषण के लिए सरकार बहुत संवेदनशील है। यदि आप नजर डालें गांव की बेटी के ऊपर तो वो बेटी मेरे दिमाग में आती है कि उसके हाथ में एक रोटी है और उस पर एक आलू रखा हुआ है और वो खा रही है। ऐसी बेटी कैसे पोषित हो जाएगी, उसका कुपोषण कैसे दूर हो जाएगा। घर वाले चाहे जानकारी के अभाव में, चाहे आर्थिक स्थिति के अभाव में उसको पोषण आहार नहीं दे पाते। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के अनुसार इन बेटियों को पोषण आहार दिया जा रहा है और इस बेटी की थाली में आलू और रोटी के साथ साथ दाल की कटोरी भी पहुंच गई है और उसमें घी और रिफाइन भी पहुंच गया है। और जब ये बच्ची 5 साल की दाल खाएगी, उसको घी मिलेगा, तो निश्चित है उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों बढ़ेंगे और यही बेटी, गांव की बेटी, आगे चलकर एक अच्छी महिला बनेगी, एक पोषित महिला बनेगी और ये शिक्षित होने के साथ साथ समाज को योगदान भी करेगी और परिवार को योगदान भी करेगी। साथ ही साथ सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं कि सरकार गोद भराई करती है। यह कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमें कार्यक्रम आयोजित करना है महिलाओं के लिए। सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है उसके पीछे कि हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको ये तो पता चले कि हमें गर्भावस्था में खाना क्या है। अभी तक तो महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता था कि हमें क्या खाना है। गोद भराई के माध्यम से उनको पूरी एक टोकरी दी जाती है जिससे महिला के दिमाग में ये आता है, उसकी सास के दिमाग में ये आता है कि इस गर्भावस्था की अवस्था में उसको फल भी देने हैं, दूध भी देना है, अंडा खाती है तो अंडा भी देना है और प्रोटीन के लिए उसको दाल भी देनी है। इस भाव से सरकार काम कर रही है और पोषण आहार जो दिया जा रहा है कि जिससे हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं कुपोषित ना रहें, इसमें मैं धन्यवाद देती हूं अपनी आंगनवाड़ी की बहनों को। 1,79,014 आंगनवाड़ी केंद्रों से ये सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देती हूं और साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देती हूं। दूसरी जो एक योजना है सरकार की, बहुत सारी योजनाएं हैं, सभी हमारे माननीय सदस्यों ने चर्चा करी, लेकिन जो NRLM के माध्यम से गाँव में आज समूह बनाए जा रहे हैं उसके लिए विशेष तौर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत पहले अगर हम चले जाएं 10 साल पहले भी तो हमें समूह ढूंढे नहीं मिलते थे। गांव की महिला सोचती रहती थी कि मैं क्या काम करूं, कहीं मेरे आसपास फैक्ट्री लग जाए तो मैं कुछ काम करूं, मैं पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन धन्यवाद देती हूं सरकार को कि उन्होंने गांव की महिला की आर्थिक स्थिति भी सुधारने के बारे में सोचा और NRLM के माध्यम से विभिन्न समूह बनाए गए गाँव में और आज हर गांव में, चाहे हमारे गांव हो चाहे आपके गांव हो, 10 से 12 समूह बने हुए हैं कम से कम और उन समूह की महिलाओं को सरकार आर्थिक मदद भी देती है और सरकार उनको लोन भी देती है कि जिससे वो महिलाएं अपना काम कर सकें। आज गांव के स्तर से उठ के हमारी महिलाओं के समूह क्लस्टर लेवल तक आ गए हैं और हमारी महिलाएं बड़े समूह बना के 7-7, 8-8 गांवों के समूह बना के क्लस्टर लेवल पे विभिन्न बड़े काम कर रही हैं और उससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है और उनकी जीवन जीने की शैली भी बदल रही है। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं सरकार को। आज इन समूह के माध्यम से अगर मैं अपनी मोदीनगर विधानसभा की बात करूं तो आज महिलाएं गोबर का प्रयोग करके दिए बनाती हैं, गोबर से लकड़ी बना रही हैं जो अंतिम क्रिया में काम आती है।
महिलाएं खाने पीने की वस्तुएं तो हमेशा बनाती रही, अचार पापड़ तो बनाती रही, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं ने अभी 15 अगस्त पे जो झंडे सिले हैं वो काबिले तारीफ है और इन महिला समूह को उससे बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ हुआ है। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में हमारी महिलाएं, अभी 7 मिनट में, मेरे क्षेत्र में हमारी महिलाएं प्रेरणा कैंटीन भी चलाती हैं। तहसील में, ब्लॉक में, अस्पतालों में, हमारे सामुदायिक केंद्रों में हमारे जो ये महिला ग्रुप हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये महिला ग्रुप आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर रहें और पैसा जी को बोलने का मौका दिया जाए। ये महिलाएं प्रेरणा कैंटीन, स्टेशनरी और फोटो स्टेट की मशीनें भी लगा रही हैं और सारे काम भी कर रही हैं। आज गांव की प्रधान महिला है वो साथ ही साथ ब्लॉक की प्रमुख भी महिला है। ये सभी महिलाएं चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे ये समूह के रूप में हो, निश्चित ही प्रदेश को आगे बढ़ा रही हैं। और जब हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक ही महिला या 10 महिलाएं काम करेंगी तो देश की या प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। जब छोटे छोटे समूह, हमारे गांव के समूह या हमारी अर्बन पुअर लेडीज जो है काम करेंगे समूह के माध्यम से, तभी हमारा उत्तर प्रदेश आगे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएगा। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय विधायक जी, मौका दीजिए उषा जी को। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगी, बस ज्यादा नहीं। मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को कि सरकार महिलाओं के लिए इतना संवेदनशील है और मैं भी और आप भी और पक्ष और विपक्ष की सभी महिलाएं विधायक होने के नाते ये सोचती हैं और ऐसा महसूस भी करा जाता है कि साधारण विधायक होने के लिए 2 गुना काम करना पड़ता है, महिला को अच्छी विधायक होने के लिए 4 गुना काम करना पड़ता है और पुरुषों से अच्छी कैटेगरी में आने के लिए 4 से ज्यादा गुना काम करना पड़ता है। तो हम महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं। मैं इसके लिए सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने क्षेत्र की 2 बातें आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। श्रम विभाग के एक पुराने सिलाई कढ़ाई केंद्र को यदि नवीनीकरण करके महिला कौशल विकास केंद्र के रूप में डेवलप कर दिया जाए तो हमारे यहाँ की बेटियों को बहुत आराम वहाँ पर कौशल विकास की जो ट्रेनिंग है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरा ये भी निवेदन है कि NRLM के जो ट्रेनिंग सेंटर उनके बड़े सेंटर में कराए जाते हैं वो ब्लॉक स्तर पे भी करा दिए जाएं, तो जो हमारे गांव के समूह हैं, क्लस्टर लेवल के समूह हैं, वो शिक्षित हो जाएंगे और आर्थिक स्थिति उनकी आगे बढ़ जाएगी। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, आज इसका उद्देश्य यह था, हम यहाँ महिलाएं बैठी हैं लेकिन हमारी बहुत सारी बहनें गाँव में बैठी हैं। बहुत बार उन महिलाओं को ऐसे माना जाता है कि ये महेंद्र की पत्नी है, लेकिन आज आदरणीय योगी जी की मंशा ये है कि उस महिला को उसके नाम से जाना जाए कि ये इस इंस्टीट्यूट की मालिक है, ये इस हॉस्पिटल की मालिक है, उषा जी गांव में रहने वाले बोलिए, आप की मालिक है। आप बोलिए, सरकार की मंशा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस सदन में महिलाओं का एक दिन रखा और महिलाओं को बोलने का पूरी तरीके से छूट मिल गई है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे टिकट देके एक महिला को यहाँ तक पहुँचाने का, सदन में बोलने का काम हुआ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बात करने के पहले शुरू करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय समाजवाद और जय संविधान। और जो हमारे महापुरुष हैं मैं उनको भी नमन करती हूँ, उनको भी श्रद्धा सुमन करती हूँ जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, उनको भी नमन करती हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहती हूँ कि ये जो महंगाई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई और एक महिला ही, मैं महिला की बात कर रही हूँ, एक महिला ही दोनों घर चलाती है, महिला दोनों घर चलाती है। हर चीज में उसका पति कहीं ठेला लगाता है तो साग सब्जी लगाता है, कोई भी कहीं भी लगाता है, वो कहीं 200-400 रुपए कमा के लाता है। घर में चलाने के लिए महिलाओं के लिए पैसे नहीं है, टैक्स इतना ज्यादा हो गया, वो कैसे घर चलाएंगे।
साबुन सोडा हो, क्रीम तेल, बच्चों को पालना, घी दूध मक्खन सब में टैक्स लगा हुआ है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि महिलाएं ये घर चलाती, इसमें रोक लगाया जाए। कुछ मेरे क्षेत्र की बातें हैं। आदरणीय सभापति महोदया, मैं जिस विधानसभा 242 से उसे चुनकर आई हुई हूँ, संविधान से विधानसभा गंगा के तलहटी क्षेत्र है। लंबाई में तथा विकास के मतलब वो बहुत दूरी है, 40 किलोमीटर है। वहाँ कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है। और मैं इसके पहले भी बोल चुकी हूँ। अब मेरे खागा से मेरी विधानसभा 40 किलोमीटर है और मेरे गंगा के किनारे जितने गांव हैं छप्पर पड़े हुए हैं। और वहां अगर आग लग जाती है तो कोई फायर ब्रिगेड नहीं है कि पूरा गांव का गांव आते आते जल जाता है। मात्र एक फायर ब्रिगेड मेरे क्षेत्र में नहीं है। मैं मांग करती हूं कि हदगाम, मेरा हुसैनगंज विधानसभा में एक हदगाम नगर पंचायत है, वहां होनी चाहिए फायर ब्रिगेड, ताकि मेरा क्षेत्र जो प्रभावित है अग्नि से वो बच जाए। उसमें जब आग लगती है तो गांव के लोग जानवर तक नहीं बचा पाते, लोग निकल नहीं पाते। तो मेरा अनुरोध है सरकार से। मेरे विधानसभा की समस्याएं बहुत हैं। मेरी विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है। मेरी विधानसभा में हर जगह लाइट की समस्या है, ट्रांसफार्मर की क्षमता बहुत कम है। आए दिन घटनाएं होती हैं, जैसे 11-11 हजार की लाइनें 11-11 फीट पे लटकी हुई हैं। आए दिन चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, कोई भी हो, आए दिन लाइट से घटना होती है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और तीसरी बात यह है कि मेरी विधानसभा में किसानों से, जानवर से बहुत त्रस्त है। मुझे कोई यकीन न करे तो कोई भी जा करके मेरे क्षेत्र में चल करके मैं दिखाऊंगी किस तरह रोड पे खेत में जानवर चलते हैं। उसका कोई इंतजाम नहीं है, और यदि इंतजाम है तो फिर कसौटी की जाए। वो खेत में जानवर, किसान बहुत परेशान है। बहुत अच्छा। और मनीषा अनुरागी जी, मैं सभी को फिर से धन्यवाद देती हूँ। मनीषा अनुरागी जी, धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपने पूरा एक दिन हम महिलाओं के लिए देकर के एक नए इतिहास का सृजन किया है। उसके लिए हम आपका बार बार अभिनंदन करते हैं और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, महिलाएं वह आधारशिला हैं जिसके बिना किसी भी मजबूत परिवार, समाज और विकसित देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने लगभग सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। हम सब जानते हैं कि आज महिलाएं वह सब काम कर चुकी हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और मैं बोलना चाहूँगी कि मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। धर्म, शास्त्र, ग्रंथ एवं इतिहास सहित मान्यता के सभी माध्यमों से भारतीय परंपरा में नारी को शक्ति स्वरूपा के रूप में दर्शाया गया है। आधुनिक इतिहास हो या आज़ादी की लड़ाई हो, भारतीय नारियों ने हमेशा गौरवान्वित करने का काम किया है। और मैं कहना चाहूँगी कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। मान्यवर, अभी 15 अगस्त को हम श्रद्धेय मोदी जी की बात को सुन रहे थे।
जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भारत की नारी शक्ति को एक नए जोश के साथ उन्होंने कहा कि भारत की नारी शक्ति एक नए जोश के साथ आगे आ रही है। मान्यवर, अगर हम बीते प्राचीन कालखंड की बात करें तो नारी बहुत सशक्त थी। भारत की धरती पर नारी की पूजा होती थी। अगर हम उस समय की बात करेंगे तो बहुत समय जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज हम आज़ादी के बाद की समय की बात करना चाहते हैं। संविधान की रचना करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें समान अवसर दिया, हमें समानता का अधिकार दिया। लेकिन मान्यवर, जिन लोगों ने यहाँ 50 साल से भी ज़्यादा समय तक जिनकी सरकार रही और इस देश ने महिला प्रधानमंत्री भी देखी, लेकिन मान्यवर आधी आबादी की जो दुर्दशा थी उससे दुनिया वाकिफ है। अगर हम वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो 1000 पुरुष पर 943 महिला थी। 1000 पुरुष पर 943 महिला थी, लेकिन जिनको 60 वर्ष तक देश चलाने का अवसर मिला, उन लोगों ने क्या किया? क्या इस देश की महिलाओं ने उनको वोट नहीं दिया क्या? क्या इनकी सरकार बनाने में उन महिलाओं का योगदान नहीं था क्या? लेकिन इन लोगों ने देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, महिलाओं को कमजोर करने का काम किया। मान्यवर, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी कहाँ मिली, हमारा राजनीतिक विकास भी कहाँ हुआ? आज तो मोदी जी का जमाना है कि मोदी मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को स्थान देकर के राजनीतिक रूप से भी हम सबको समृद्ध करने का काम किया है। हम उनका स्वागत करते हैं। वर्ष 2014 से पहले महिला सशक्तिकरण के जो शब्द होते थे वो सिर्फ अखबारों में सुनने को मिलते थे। धरातल पर इन लोगों ने कभी हमें सशक्त बनाने का काम नहीं किया। पूरा देश जानता है कि भारत की महिलाएं कहाँ खड़ी हैं। देश चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से न्याय किया होता तो आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिशन शक्ति का अभियान नहीं चलाना पड़ता, मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं देना पड़ता। हम श्रद्धेय मोदी जी की इस बात के लिए उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। जब मोदी जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होते हैं तो इस देश की आधी आबादी है उसको नहीं भूलते, उसके बारे में जरूर चर्चा करते हैं। इसलिए हमारा देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से लेकर के प्रदेश की सरकार आज हमें समान अवसर प्रदान कर रही है। आज हमें आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तेज गति से आज आगे बढ़ रहा है। आज यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम ही नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक संवेदना का और लोक शिक्षा का अभियान बन गया। और मैं कहना चाहूंगी कि मुझे अपनी सरकार पर गर्व है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार बेटियों की किस तरह से चिंता करती है। अध्यक्ष जी, बेटी पैदा होती है तब भी सरकार बेटी के साथ खड़ी रहती है। हमारी सरकार बेटियों से कहती है कि तुम स्कूल जाओ, पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारी पढ़ाई की भी चिंता हमारी सरकार करेगी। जब बेटी बड़ी होती है तो हमारी सरकार उसके हाथों को पीले करने की भी चिंता करती है। हमारी सरकार बेटियों की शादी का खर्च भी उठा रही है। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में भारत के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का स्वर्ण युग देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं जब तक महिलाओं की हालत में सुधार नहीं होगा। जैसे एक पक्षी के लिए एक पंख के सहारे उड़ान भरना संभव नहीं है, वैसे ही ये देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि देश की आधी आबादी बराबरी पर लाकर इस देश की आधी आबादी को बराबरी पर लाकर न खड़ा कर दिया जाए। और इस बात को अगर किसी ने समझा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को समझा है और उन्होंने हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कहा है कि महिला वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, ना ज्यादा में ना कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। और नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। वैसे अब ये मुद्दा वुमेन डेवलपमेंट का नहीं रह गया, बल्कि वुमेन लीड डेवलपमेंट का है। और मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगी ये सारी बातें सिर्फ कही नहीं है, इनको किया भी है, इनको करने का काम भी किया है। मान्यवर अध्यक्ष जी, जब आज सरकारी घर बनता है तो किसी पुरुष के नाम पर नहीं,
बल्कि मान्यवर उस सरकारी घर की मालिक उस घर की महिला होती है। जब राशन कार्ड बनता है तो महिला के नाम पर बनता है। मान्यवर जिन लोगों ने कभी बैंक को देखा नहीं, उन लोगों को बैंक के दरवाजे पर पहुंचा करके उनके खाते खुलवा दिए। मगर मोदी जी के इस अभियान की भी कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने इस अभियान का भी मजाक उड़ाया। लेकिन मोदी जी के अभियान की अगर इस सार्थकता को समझना है तो उस गरीब की झोपड़ी तक उसको जाना होगा। अब आखिर में मैं अपने बहनों से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने कहा है कि ये जरूरी है कि हम स्वयं को और अपनी शक्तियों को समझें। और आखिर में मैं बस कहना चाहूंगी कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग में जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।